अगर आप नया वेबसाइट शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं आज आपको वो इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। इनमें कुछ एडवाइस गूगल के द्वारा ही रेकमेंड की गई हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट बनाने के प्रोसेस में हैं या अपनी वेबसाइट बनाना शुरू भी कर चुके हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें जिनको आपको वेबसाइट बनाने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डू दिस बिफोर लॉन्चिंग अ वेबसाइट। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी कीप डीएनएस डिसेबल्ड और यूज़ कस्टम होल्डिंग पेज। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, अपनी वर्डप्रेस सीरीज जो हम कर रहे हैं उसके अंदर एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपनी डोमेन को अपनी होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ में बता भी देता हूँ। जब भी आपको अपनी डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करना होता है तो आपको अपने होस्टिंग के नेम सर्वर्स को कॉपी करके अपनी जो डोमेन है उसके डीएनएस रिकॉर्ड में जाके उनको चेंज करना पड़ता है। तो यानी कि हम डीएनएस रिकॉर्ड्स को एक तरह से चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम जब वेबसाइट बना रहे हैं, मान लीजिए आप वर्डप्रेस वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं, आपने थीम इंस्टॉल कर दी है, आपने थोड़ा बहुत काम कर दिया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह लगा दिया है, बट अभी काफ़ी काम रहता है। होम पेज अभी बना नहीं है, फुटर नहीं बना है, हेडर नहीं बना है, डिज़ाइन अभी थोड़ा सा पेंडिंग है। तो अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं तो आपको अपनी जो है डोमेन को अपनी होस्टिंग से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको सिंपली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देना चाहिए और वर्डप्रेस पे अपना काम करना शुरू कर देना चाहिए। जब आपका वर्डप्रेस पर काम हो जाएगा, कंप्लीट आपकी वेबसाइट हो जाएगी, तब आपको अपनी डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन गूगल के जॉन म्यूलर ने खुद दी है और उन्होंने कहा है कि आपको इस तरह से अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाहिए, यानी कि वेबसाइट को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद फिर होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट करना चाहिए। तो तब तक हमें क्या रखना चाहिए? डीएनएस को डिसेबल रखना चाहिए। अगर आप डीएनएस को डिसेबल नहीं रखना चाहते तो आपको एक कस्टम होल्डिंग पेज बनाना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा कस्टम होल्डिंग पेज का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। देखिए, कस्टम होल्डिंग पेज एक तरह से हमारी वेबसाइट का एक टेम्परेरी होम पेज है, लेकिन ये टेम्परेरी इतना टेम्परेरी नहीं है कि आपने वहाँ पे कुछ भी लिख के छोड़ दिया कि अंडर कंस्ट्रक्शन या कुछ भी। आपको उस पेज पे पूरा डिफाइन करना है कि हमारे ब्रांड का नाम ये है। लोगो अगर आप डाल सकते हैं तो लोगो डालिए, पूरा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि हम ये हमारी टीम है, ये हम काम करने वाले हैं, इतने टाइम के अंदर हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। एसईओ मेटा टाइटल के अंदर भी आपको डिटेल डालनी है, डिस्क्रिप्शन डालनी है, यानी कि कंप्लीट होम पेज। बट अभी उसके ऊपर चीज़ें आप लिख सकते हैं कि ये वाली चीज़ें आने वाली हैं। उसके अंदर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और कमिंग सून ऐसा लिख सकते हैं। बट उसका जो डिज़ाइन है वो पूरा प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए, मतलब वो पूरा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और हाँ, उसकी मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब आपको डिफाइन करना है। तो कस्टम होल्डिंग पेज का ये मतलब है। दूसरी जो एडवाइस गूगल ने ही दी है वो ये है कि डू नॉट यूज़ जेनेरिक सर्वर और सीएमएस होल्डिंग पेज। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने वेबसाइट तो लाइव कर दी है, अब वहाँ पर एक, जैसे जब भी आप होस्टिंग बाय करते हैं तो वहाँ पर एक जनरल मैसेज आता रहता है कि ये वेबसाइट जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। उसको हमने यूज़ नहीं करना है। जेनेरिक सर्वर का मतलब है आपकी होस्टिंग जो एक कस्टम डिफ़ॉल्ट जो पेज दे देती है उसको हमें लाइव नहीं करना है। या फिर सीएमएस होल्डिंग पेज, जब हम वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लेते हैं तो वर्डप्रेस का भी एक डिफ़ॉल्ट पेज है जो हमारी वेबसाइट पर दिखने लग जाता है, तो उसको भी हमने जो है सेटअप नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी जनरली हम क्या करते हैं, जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम रैंक मैथ का एक फीचर यूज़ कर लेते हैं कि डिस्करेज जो है इसको सर्च इंजन इसको डिस्करेज करते हैं। वो सेटिंग मैं आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं एक बार यहाँ पर आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो वर्डप्रेस की सेटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर जाकर डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि गूगल ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, क्योंकि गूगल जो है वो जब भी कोई एडवाइस दे रहा है तो वो किसी सीएमएस के हिसाब से नहीं दे रहा है, वो एक जनरल एडवाइस दे रहा है। तो ये भी आप कर सकते हैं, बट मैं आपको वो बता रहा हूँ जो गूगल ने हमें एक्चुअल में रेकमेंड किया है। हालांकि आप इससे साइट की इंडेक्सिंग तो रोक देते हैं, बट इससे आप क्रोलिंग नहीं रोकते हैं, यानी कि गूगल के क्रोलर आपकी वेबसाइट को देख तो रही ही हैं। तो वो जो तरीका है वो काफ़ी मुझे भी मतलब इफेक्टिव लगा।
कि जब आपका सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी, तब ही आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करें और तभी उसको एक तरह से लाइव करें। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ें हैं हम वो कवर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जैसे कि आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ डोमेन के ऊपर खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आप वैसे ही कुछ टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं या फिर आपका बजट नहीं है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। थोड़ा आपको इस वीडियो के अंदर पटाखों की आवाज़ आएगी क्योंकि एज यू नो कि दशहरा है तो इस वजह से ये आता आएगा। तो बाय सिंगुलर प्लूरल यानी कि आपको जब भी डोमेन बाय करनी है तो आपको उसके प्लूरल भी बाय कर लेने हैं। जैसे कि कई बार मैं लिखता हूँ कि मान लीजिए मैं कोई डोमेन एक flower.com में एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो flowers.com भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको उसका प्लूरल भी चेक कर लेना है क्योंकि बाद में अगर कोई वही सेम आपने अच्छा बिल्ड कर लिया और कोई सेम बिल्ड कर लेता है तो फिर जो है कन्फ्लिक्ट होता है। नेक्स्ट है TLDs बाय कर लें आप, जैसे कि आप .com तो बाय करते ही हैं, साथ में .net .org ये वाली चीज़ें भी आप जो है एक्स्ट्रा TLDs जो है बाय कर सकते हैं। TLD के बारे में मैं अपनी डोमेन वाले वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ। वर्ड वेरिएशन ऑफ डोमेन तो ये भी आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी हम कवर कर लेते, जैसे कि फोटोग्राफी इन लोकल फोटोग्राफी करता हूँ तो फोटोग्राफी लोकल भी हो सकता है, यानी कि वेरिएशन के बाद तो वेरिएशन वाले जो हैं डोमेन भी आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एडवाइस क्या है, बाय ब्रांड नेम और जेनेरिक डोमेन्स। अब ये इम्पोर्टेंट है। देखिए कई बार लोग क्या करते हैं कि बहुत ही जो है एक नैरो डोमेन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने हमारी जो डोमेन है वो ब्लॉगिंग आइडल है तो मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग आइडल ना लेके फूड ब्लॉगिंग ले लूँ या फूड ब्लॉगिंग में भी कोई पिज़्ज़ा ब्लॉगिंग ले लूँ या कुछ ऐसा ले लूँ तो वो बहुत ही नैरो डाउन हो जाता है। उसकी बजाय आपको एक तो या तो आप ब्रांड नेम ले सकते हैं, ब्रांड नेम काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें शाउट मी लाउड, अब वो जो हर्ष अग्रवाल हैं वो शाउट मी लाउड है, उनका वो किसके बारे में बात करते हैं, वो ब्लॉगिंग के बारे में बात करते हैं, वर्डप्रेस के बारे में बात करते हैं, बट उनकी डोमेन का नाम शाउट मी लाउड है तो वो एक ब्रांड बन जाता है। जबकि हमारी जो डोमेन है वो ब्लॉगिंग आइडल है। हालांकि ये भी थोड़ा नैरो डाउन हो जाता है बट ये ब्लॉगिंग अपने आप में एक वाइड टॉपिक है तो हमें इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मैंने जैसे पहले बोला कि मैं फूड ब्लॉगिंग ले लेता तो फिर मुझे फूड ब्लॉगिंग के ऊपर ही बात करनी पड़ती, फिर मैं उससे थोड़ा सा इधर उधर भी नहीं जा सकता था। तो वहाँ पर सबसे बेस्ट है आप ब्रांड नेम लेके चलें और कुछ भी ब्रांड आप ले सकते हैं और फिर आप मान लीजिए ब्लॉगिंग भी बात कर रहे हैं तो उसमें आप वर्डप्रेस भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने एक और वेबसाइट आपको दिखाई थी, उसमें मैंने टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने लिया तो मैंने उसके अंदर रोबोनिक नाम रखा, मैंने टेक या कुछ ऐसा नहीं रखा है। थोड़ा ईजी होता है शुरू में रैंक करना, तो जैसे कि ब्लॉगिंग है तो इसमें थोड़ा ब्लॉगिंग की टर्म्स को रैंक करना ईजी है, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो जेनेरिक डोमेन यहाँ पर थोड़ी हद तक सही रहेंगी, मतलब एक बड़ा टॉपिक जैसे कि रेसिपी है तो रेसिपी तो ऐसा हमें मिलेगा नहीं, तो रेसिपी समथिंग साथ में हम ले सकते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर लोगो। तो लोगो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट के लिए। जब भी आप वेबसाइट बिल्ड करें एक अच्छा लोगो आप बनाएं या किसी से बनवा लें, क्योंकि लोगो जो है वो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो लोगों पर हर अरबों रुपए खर्च कर देती हैं, मतलब कि किसी से पहले बनवाया फिर नहीं चला तो अरबों ज़्यादा हो गया, शायद करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं, ठीक है। तो मतलब काफ़ी पैसा वो खर्च करती हैं, बट हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक यूनिक लोगो बनाना चाहिए। बिल्कुल एक ऐसा लोगो नहीं बनाना जो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक लोगो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है टारगेट लोएस्ट फनल कीवर्ड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और चीज़ों के बारे में भी बात करूंगा, जैसे कि गूगल सर्च कंसोल का सेटअप वगैरह, वो भी हम करेंगे, बट उससे भी इम्पोर्टेंट है आपकी वेबसाइट की स्ट्रेटजी, कैसे आप वेबसाइट को चलाने वाले हैं। देखिए वो सब चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, वो हो जाएंगी, अभी नहीं तो कल हो जाएंगी, मतलब हो जाती हैं, बट हमें टारगेट क्या करना चाहिए। वेबसाइट को चलाना है तो आपके पास आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास आपके वेबसाइट के कीवर्ड्स होने चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा है टारगेट लोएस्ट फनल कीवर्ड। लोएस्ट फनल का मतलब क्या है
कि जब आप फनल की बात करते हैं तो आप नीचे से शुरू करते हैं और मतलब इस तरह से जाते हैं, या फिर अगर मैं ऊपर से बात करूं, मैं फनल इज़ लाइक आई कीप की तरह से होती है, जिसमें हम, आपने कीप में देखा होगा जब हम तेल डालते हैं तो ऊपर से इसका जो है काफ़ी वाइड होता है, नीचे जाके वो नैरो डाउन हो जाती है। तो उसमें क्या करना है, हमें फनल के जो लोएस्ट कीवर्ड हैं उनको टारगेट करना है। तो यहाँ पर मतलब क्या है मेरा, कि जो सबसे लॉन्ग कीवर्ड हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं, पहले उनको टारगेट कीजिए और सबसे ईजीएस्ट जो कीवर्ड है उनको टारगेट कीजिए। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा कीवर्ड आपको शुरू में टारगेट नहीं करना है जिसमें आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एफिलिएट वेबसाइट की, तो सीधा ही रिव्यू वाले आर्टिकल से शुरू नहीं करना है, हमें पहले उसके बारे में थोड़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। जैसे कि ये कैसे कोई उसके अंदर हाउ टू है, या वो थीम कस्टमाइज कैसे होती है, या फिर कोई प्रोडक्ट है जैसे कि अमेजोन के प्रोडक्ट है, ट्रिमर वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं तो उनको कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें। तो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है उनको पहले हमें टारगेट करना है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपको उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को क्रिएट कर लेना है। फेसबुक हो गया, ट्विटर, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया काफ़ी पॉपुलैरिटी पे है, मतलब लाइक सबसे ज़्यादा बूम एक तरह का अब है। तो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जो हैं आपकी वो ज़रूर बनी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर है स्टार्ट लिंक बिल्डिंग। तो लिंक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिंक बिल्डिंग को सिर्फ लिंक बिल्डिंग नहीं लेके चलना है, लिंक बिल्डिंग को इस तरह से लेके चलना है कि मैं अपनी वेबसाइट की एक तरह से मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे पास ये वेबसाइट है। तो जब आप सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाते हैं तो वहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हैं। लिंक बिल्डिंग भी इसी तरह से करनी है। कुछ ऐसी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपकी वेबसाइट का लिंक होना ही चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं ट्विटर हो गया, या फिर रेडिट हो गया, या फिर काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एकदम से आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर देती हैं। कोरा हो गया, ठीक है, सिर्फ सोशल मीडिया में ये नहीं आते हैं, तो कोरा हो गया, क्वेश्चन आंसर्स। तो ऐसी एटलीस्ट 100 फाउंडेशनल बैकलिंक्स आपको बनाने हैं शुरू में, और फिर आप उसको धीरे धीरे पेज बाय पेज एक्सपेंड कर सकते हैं कि मुझे इस पेज के लिए कितने लिंक्स चाहिए और इस पेज के लिए कितने लिंक्स चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है सेटअप ऑफ जीएससी एंड जीए। तो ये तो है ही, जब आप ये सब काम कर लेंगे तो आपको अपनी वेबसाइट को ट्रैक करना है कि उसमें कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है, कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, कहाँ पे रैंक कर रहे हैं। तो वो सारा काम जो है वो गूगल सर्च कंसोल करता है। गूगल सर्च कंसोल पे मैंने एक कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, आप वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स का सेटअप करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन से पेज पे बंदा कितने टाइम तक रुक रहा है, लैंडिंग पेज क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारा सेटअप जो है ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है एसईओ सेटअप। तो एसईओ सेटअप में बेसिकली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एसईओ प्लगइन की। तो जो भी प्लगइन आप यूज़ कर रहे हैं, रैंक मैथ या फिर योस्ट या फिर एआईओ, कोई भी प्लगइन आप यूज़ करें उसका सेटअप करें, क्योंकि उसके सेटअप से हमें अपनी वेबसाइट का कंप्लीट एसईओ एक तरह से हम कर लेते हैं। देखिए, ये जो टूल है ना, रैंक मैथ, ये सब आपको हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से क्या क्या करना है और ईजी कर देते हैं थोड़ी चीज़ों को, ठीक है। अदरवाइज हमें समझना चाहिए कि एसईओ टूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये पेज का मेटा टाइटल है, ये पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन है। इन्होंने क्या है, ईजी क्या कर दिया, इन्होंने आपको एक इंटरफेस दे दिया और बता दिया कि यहाँ पर आपने ये चीज़ें करनी है। जैसे कि मैं किसी पर्टिकुलर पेज को ऑप्टिमाइज़ करने चाहता हूँ तो ये मुझे सिर्फ बता देता है कि हाँ जी, इसकी लेंथ इतनी हो गई है। और कुछ लोग बिल्कुल इसको लकीर के फ़कीर हो जाते हैं कि 600 से ऊपर हो गया तो हाँ बस 600 से ऊपर हो गया, डन है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की बजाय आपको कंटेंट की क्वालिटी पे ध्यान देना है, ठीक है। रेफरेंसेस, अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेसिक्स में डाल दी गई हैं, जैसे कि एक्सटर्नल लिंक ऐड करना चाहिए। अब एक्सटर्नल लिंक ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि उसका स्कोर बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐड कर दें। उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि क्या वो उसकी रेलेवेंसी है या नहीं है, क्या उस लिंक को ऐड करने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर सिक्योरिटी मेजर। जब आपने वेबसाइट बना ली है तो आपको उसकी वेबसाइट की सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना है। आपको SSL सर्टिफिकेट सेटअप करना है ताकि आपकी वेबसाइट का जो है HTTPS वर्जन लोगों को दिखाई दे। साथ ही आपको एक बैकअप प्लगइन भी इंस्टॉल करना है ताकि आप अपनी वेबसाइट का रेगुलर बैकअप ले सकें, क्योंकि कई बार आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है तो आप एक प्रीवियस बैकअप पॉइंट पे जा सकते हैं ताकि, और जिससे कि आपकी वेबसाइट फिर से रीस्टोर हो जाएगी। हालांकि होस्टिंग कंपनीज भी बैकअप लेती हैं, बट फिर भी ऐसा
एक्स्ट्रा मेजर आप जो है बैकअप लेके रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ी डिस्टर्बेंस रही इस वीडियो में, एनीवे ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।